गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई डॉक्टर अमनदीप वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग फाइनेंशियल डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है और डेरिवेटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर प्ले करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, डेरिवेटिव समझने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी, वो कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए बहुत रिस्क होता है। तो जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हो, शेयर खरीदते हो, तो आपको रिस्क बना रहता है कि कहीं प्राइसेस इसके नीचे ना चले जाएं। तो आप क्या करते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी और पार्टी के साथ कि अगर ये प्राइस नीचे चला भी जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको एक किस्म से एडवांटेज मिल जाए, आपका रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाए। तो एग्जाम्पल क्या है कि मान लो एक कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है, इसका फिलहाल जो शेयर है वो 100 रुपये का है। तो ए जो है, ए इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, 100 शेयर वो लेना चाहता है। तो 100 रुपये का शेयर है, 100 शेयर अगर वो लेगा तो 10,000 रुपीज उसको अभी खर्चने पड़ेंगे। और आज मान लो 1 मई 2021 है और ए के मन में ये भी चल रहा है कि मार्केट के अंदर XYZ का प्राइस बढ़ेगा शेयर का, और ऐसे चांसेस हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स ये जो शेयर है 100 रुपए वाला, ये लगभग 130 रुपए हो जाएगा। तो ए अगर इन शेयर्स को आज खरीद लेता है और 3 महीने बाद अगर वो इनको सेल करता है तो उसको 30 रुपये बन जाएंगे हर शेयर के ऊपर, वो 3,000 रुपये कमा लेगा। बट यहाँ पे रिस्क क्या है कि आफ्टर 3 मंथ्स, क्योंकि स्टॉक मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं है, तो क्या पता शेयर नीचे चले जाएं। तो अगर मान लो शेयर 80 रुपीज पे आ गए तो इसको फिर 2000 का नुकसान हो जाएगा। शेयर मार्केट का कुछ पता नहीं है ना, तो इसलिए ये क्या करता है, ये इनको खरीदने की बजाय ये इनको परचेज नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब बी कौन है, बी एक दूसरा इन्वेस्टर है। उसको क्या लग रहा है कि आज ये जो शेयर 100 रुपए का है, ये फ्यूचर में जाकर के 80 रुपए का भी हो सकता है। तो एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा है जो उसको 3 महीने बाद ये जो XYZ का शेयर है ये 100 रुपए का दे दे। क्योंकि ए को क्या लग रहा है कि ये जो XYZ का शेयर है ये 3 महीने बाद 130 का होने वाला है। ए को लग रहा है, ए को ऐसा ए ने अपनी कैलकुलेशन की है। तो ए इसको खरीदने की बजाय क्या करना चाहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है कि 3 महीने बाद मैं XYZ कंपनी के शेयर 100 रुपए में लेना चाहूंगा। और इधर बी एक ऐसा शेयर होल्डर है, बी एक ऐसा इन्वेस्टर है जो XYZ शेयर के लिए क्या सोच रहा है कि वो 3 महीने के बाद 80 रुपए के हो जाएंगे। तो वो उसको पता है कि 3 महीने बाद जब 80 रुपए के होने ही है, तो अगर उसको ए ऑफर देता है कि क्या तू मुझे 100 रुपए का दे देगा, तो बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि 100 रुपए में देने हैं। मार्केट में कितने का है, 80 का हो जाएगा 3 महीने के बाद, तो बी को फायदा हो रहा है। तो ए और बी आपस में क्या कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो लोग, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि आफ्टर 3 मंथ्स मैं XYZ कंपनी के शेयर आपसे लूंगा, कितने के, 100 रुपए। अब ये इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा जाएगा कि बी विल डिलीवर द शेयर एट द रेट 100 रुपये पर शेयर ऑफ XYZ कंपनी। अब हुआ क्या, अब मान लो 3 महीने पूरे हो गए और 3 महीने के बाद वो जो शेयर था, असल में वो जो शेयर था वो 90 रुपए का हो गया। अब इस केस में किसको फायदा हुआ, बी को फायदा हुआ, क्योंकि बी जो है मार्केट में 90 रुपए चल रहा है और बी कितने रुपए में लेने का वादा किया है इन्हें, 100 रुपए में। तो बी को कितने पैसे बढ़ गए, 100 इंटू 10, 1,000 रुपए बी को फायदा हो गया।
सपोज करो कि ये जो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 3 महीने बाद XYZ कंपनी के शेयर वो 100 रुपए में लेना चाहेगा, और रियल में 3 महीने बाद उसकी कीमत 120 रुपए हो गई। तो अब किसको फायदा हुआ? ए को फायदा हुआ, क्योंकि ए ने 100 रुपए में लेने का वादा किया था, मार्केट में क्या चल रहा है 120, तो ये 100 रुपए यहाँ से बी से लेकर के 120 में बेच देगा, तो इसको 100 शेयर के ऊपर 2000 रुपए का फायदा। तो अब ये जो सारा कुछ हुआ है ये एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे चल रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था? ये कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ है। ए और बी के बीच में 1 मई 2021 को एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 3 महीने के बाद में मैं जो है आपको 100 शेयर आपसे लूंगा, 100 रुपीज के हिसाब से लूंगा। तो ये जो 1 मई 2021 को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अपनी वैल्यू कहां से लेके आ रहा है? ये अपनी वैल्यू लेके आ रहा है 3 महीने के बाद जो शेयर का प्राइस होगा। एक्चुअल में जो शेयर का प्राइस होगा, चाहे वो 90 रुपए है चाहे 120 रुपए है, वहां से इसकी वैल्यू आ रही है। तो आपको क्या पता लगेगा नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? वो इस वैल्यू से निकल करके आ रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है जो आज आपने किया है वो क्या कहलाता है? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है बेटा? डेरिवेटिव का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी सिक्योरिटी, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू किसी और वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, किसी और एसेट के ऊपर डिपेंड करती है। सो डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। जिसको लेकर के आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अभी हमने शेयर देखा था, XYZ जो है वो अंडरलाइंग एसेट है, तो वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही थी? XYZ के ऊपर। तो ये कहा जाता है कि ऐसी कोई भी आइटम जिसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट के अंदर, वो अंडरलाइंग एसेट है। तो उसके बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। वो अंडरलाइंग एसेट कौन सी हो सकती है बेटा? मान लो गोल्ड के प्राइस है, गोल्ड के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप गोल्ड को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि मैं 3 महीने के बाद में इतना गोल्ड लेना चाहता हूँ या देना चाहता हूँ। ऑयल के प्राइस है, वो भी अंडरलाइंग एसेट हो सकती है। इसके अलावा आपके डॉलर प्राइस है, डॉलर चल रहा है, करेंसी जो है डॉलर है, पौंड है। इसके अलावा आपका जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो इंडाइसिस है, स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, तो NSE BSE के जो इंडेक्सिस है वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसके अलावा आपके कमोडिटी, जितनी भी कमोडिटी है, गोल्ड है, सिल्वर है, आपका राइस है, व्हीट है, किसी भी आइटम के ऊपर, आपकी सरसों है, मस्टर्ड है, तो ये सारी की सारी आइटम्स क्या कहलाती हैं? अंडरलाइंग एसेट। कोई लोन भी जो है आपका वो अंडरलाइंग एसेट हो सकता है। इंटरेस्ट रेट आपकी ऊपर नीचे होती रहती है, ये भी अंडरलाइंग एसेट हो सकती है। अब इंटरेस्ट रेट से बचने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रिस्क से बचने के लिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लो कोई एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर ने माल एक्सपोर्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया में, वो माल है 1 करोड़ रुपए का। अब ये एक्सपोर्टर को जो सामान है, इसका जो ऑस्ट्रेलिया सामान जा रहा है, समुद्र से जा रहा है, तो इसको पेमेंट मिलेगी 3 महीने के बाद। आज 1 मई है, आज इसका माल चल पड़ा है, 1 करोड़ का माल है, 3 महीने के बाद इसको पेमेंट मिलेगी। आपको पता है कि जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जब डील कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट आ गई, और एक्सचेंज रेट जो है बेटा वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो आज मान लो डॉलर 75 रुपए चल रहा है, और कल को मान लो डॉलर जो है वो 72 रुपीज हो गया, तो इसको तो नुकसान हो गया ना एक्सपोर्टर को। कहाँ इसको 75 मिलने थे, अब 72 मिलेंगे। तो इस रिस्क से बचने के लिए ये क्या करता है? एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, क्या लेने का? डॉलर लेने का, कि मैं 3 महीने के बाद में 75 रुपए का डॉलर लूंगा या 75 रुपए का डॉलर दूंगा, ताकि अगर फ्यूचर में जाकर के डॉलर ऊपर नीचे होता है तो इसको रिस्क कवर हो जाता है इसका। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इस बंदे ने किया है, मान लो ये एक्सपोर्टर ए है, इसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है डॉलर को लेकर के कि मार्केट में चाहे कोई भी रेट हो, मैं 75 पे लेना चाहूंगा। तो ये जो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है दैट इज ए डेरिवेटिव।
और इसकी वैल्यू कहां से निकल करके आ रही है, जो करेंसी का रेट चल रहा है मार्केट में। दैट इज द मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसी सिक्योरिटी है जिसकी वैल्यू कहां से निकल करके आती है, किसी और वैल्यू से। जैसे अगर आप बात करो आपका पनीर है, या अगर आप बात करो घी है, तो पनीर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, मिल्क के ऊपर। तो पनीर क्या है, डेरिवेटिव है मिल्क का। घी क्या है, डेरिवेटिव है मिल्क का। अगर मिल्क के दाम बढ़ जाएंगे तो घी के दाम भी बढ़ जाएंगे, मिल्क के दाम अगर कम हो जाएंगे तो घी के दाम भी कम हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या है, डेरिवेटिव, क्योंकि ये अपनी वैल्यू कहां से लेकर के आ रहे हैं, किसी और एसेट से। तो इसी तरह आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो बी पार्टी के साथ, उसकी वैल्यू कहां से आ रही है, जो भी आपने शेयर लिया है या जो भी आपने गोल्ड का प्राइस लिया है उससे निकल करके आ रही है। तो अब हम देखेंगे मीनिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन ए सी क्या कहता है, डेरिवेटिव क्या है, ए सिक्योरिटी विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम ए डेट इंस्ट्रूमेंट। कोई भी हो सकता है, वो डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, शेयर हो सकता है, लोन हो सकता है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, कोई भी रिस्क इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर रिस्क है, और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर डिफरेंसेस के ऊपर आप चल रहे हो, जैसे इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आप ले रहे हो, या एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपनी वैल्यू कहां से प्राप्त करता है, किसी और एसेट से प्राप्त करता है। वो एसेट क्या हो सकती है, वो डेट हो सकता है, शेयर हो सकता है, लोन हो सकता है, और ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसमें रिस्क है, जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। तो अगर आप इनके बेस पे आपने इस रिस्क से बचने के लिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी और पार्टी के साथ, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज डेरिवेटिव। दूसरा, डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइसेस और इंडेक्स ऑफ द प्राइसेस। ये जो आपका स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है, इसके ऊपर अगर आप खेल रहे हो, दैट इज आल्सो नोन एज डेरिवेटिव। अब स्टॉक एक्सचेंज मान लो आपका जो बीएससी का सेंसेक्स है वो आज मान लो 50,000 चल रहा है, तो आप एक आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मैं 2 महीने के बाद अगर ये 50,000 पे लेने का वादा करता हूं, तो अगर ये 50,000 से नीचे हुआ तो आपको नुकसान होगा, ऊपर हुआ तो आपको फायदा होगा। तो आपने बेस किसको मान के चले हो, ये बीएससी इंडेक्स। तो ये भी एक किस्म से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है, सो डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच whose value is derived from the value of another asset, मैंने आपको बताया, which is known the underlying asset। दूसरी बात, जब अंडरलाइंग एसेट के प्राइस चेंज होते हैं तो डेरिवेटिव की प्राइस भी चेंज होती है। वही बात जो मैंने आपको बताई, जैसे मिल्क के प्राइस चेंज होते हैं तो पनीर के प्राइस भी चेंज होती है, क्योंकि पनीर क्या है, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव कोई प्रोडक्ट नहीं है, डेरिवेटिव अपने आप में कोई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 3 महीने के बाद डॉलर जो है वो 75 रुपये का लूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम डेरिवेटिव बोल रहे हैं, और इसकी वैल्यू कहां से निकल करके आएगी, जो अंडरलाइंग एसेट होगी। अब डॉलर के केस में अंडरलाइंग एसेट क्या है, मार्केट के अंदर जो डॉलर का रेट चल रहा है रियल के अंदर। So that is the meaning of derivative. Derivative is not a product, derivative is a contract. So जैसे आपने गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, गोल्ड के अंदर आपने एक फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इसकी वैल्यू, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कहां से निकल करके आएगी, जो अंडरलाइंग एसेट है, मतलब जो गोल्ड है, गोल्ड का जो प्राइस होगा उसके बेस पे इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिपेंड करेगी। आगे हम इसके एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। डेरिवेटिव मार्केट में कौन कौन लोग डील करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 तरह के ट्रेडर हैं डेरिवेटिव मार्केट में। सबसे पहले है हेजर। हेजर बेटा वो लोग होते हैं जो जिनको मार्केट में रिस्क लगता है, जो अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं, रिस्क को जीरो करना चाहते हैं। जैसे एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर ने कोई माल विदेश में बेचा है, अब उसको डर लग रहा है कि कहीं डॉलर ऊपर नीचे ना हो जाए, ऊपर तो चलो कोई दिक्कत नहीं, नीचे ना हो जाए, तो एक्सपोर्टर जो है वो एज ए हेजर काम करेगा, अपने रिस्क को कम करने के लिए ये डील करते हैं मार्केट के अंदर। तो हेजर इज समवन हु फेसेस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस मूवमेंट ऑफ द एसेट, और वो डेरिवेटिव किस लिए यूज कर रहे हैं, अपने रिस्क को कम करने के लिए।
स्पेकुलेटर स्पेकुलेटर बेटा जो जुआ खेलते हैं, ये बेट लगा के चलते हैं, इनको मजा आता है बेट लगाने में। ये मार्केट की मूवमेंट को लेकर के बेट लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क लेना इनके खून में होता है, रिस्क लेना। तो ये फ्यूचर मार्केट के अंदर क्यों, डेरिवेटिव में क्यों लगाते हैं पैसा अपना? क्योंकि इससे इनको ये लगता है कि इनको कमाई होगी। अब मान लो इनको ये लगता है कि फ्यूचर में गोल्ड के दाम जो है वो बढ़ने वाले हैं, तो ये क्या करेंगे, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उन लोगों से के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो कम में देने वाले हैं। तो स्पेकुलेटर का मेन काम होता है बेटा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि ये रिस्क लेते हैं, जानबूझ के रिस्क ले रहे हैं। इनको कोई डर नहीं है। जैसे ऊपर ये जो था एक्सपोर्टर था, इसको तो बेचारे को डर लग रहा है कि कहीं दाम कम ना हो जाए। स्पेकुलेटर को इस तरह का कोई वो नहीं है, इसको तो मजा आता है। इसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो ये कम में डील करता है। तीसरा होता है बेटा आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर वो होते हैं जो साइमल्टेनियसली बेटा दो मार्केट में एंटर करते हैं, दो ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं, दो मार्केट के अंदर एक साथ एंटर करते हैं। जहां भी इनको थोड़ी सी भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है प्राइसेस के अंदर, दो मार्केट के अंदर इनको थोड़ा सा भी अगर रेट में गड़बड़ मिल जाए, रेट अगर एक मार्केट मान लो ए मार्केट है, वहां पे रेट चल रहा है 2000 रुपए, बी मार्केट है वहां रेट चल रहा है 2020 रुपए, तो ये इस मार्केट से लेकर के इस मार्केट में बेच देते हैं। दे आर कॉल्ड आर्बिट्रेजर, क्योंकि ये जो डिस्क्रिपेंसीज है बिटवीन प्राइसेस उसका फायदा उठाते हैं। तो दे आर कॉल्ड आर्बिट्रेजर, जो साइमल्टेनियसली दो मार्केट के अंदर एक में बेच दिया एक में खरीद लिया, क्योंकि मार्केट के प्राइस में मिस प्राइसिंग हो रही है। तो जहां भी इनको मौका मिलता है, मान लो हिसार में रेट चल रहा है 2000 का और सरसा में रेट चल रहा है 2050 का, तो ये यहां से लेके यहां बेच देंगे। दे आर कॉल्ड आर्बिट्रेजर। तो ये थोड़ी मदद भी करते हैं, इससे प्राइस यूनिफॉर्मिटी आती है और पता लगता है असल प्राइस क्या चल रहा है। तो इस तरह से जब क्या होगा, जब एक मार्केट में कम रेट में बिक रहा है दूसरे में ज्यादा में बिक रहा है, तो यहाँ से हिसार से सारे लोग सरसा ले आएंगे। अब हिसार में सप्लाई कम हो जाएगी तो वहां भी क्या होगा, 2050 का ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको प्राइस यूनिफॉर्मिटी और एक रियल डिस्कवरी मिल जाएगी रेट की। तो आर्बिट्रेजर भी अच्छे होते हैं, अल्टीमेटली ये बैलेंस ले आते हैं मार्केट के अंदर। इन्होंने थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट कमाना होता है वो कमा लेते हैं। तो बेटा हैजर जो होता है बेटा, वो बेचारा रिस्क से डरने के लिए एंटर कर रहा है। स्पेकुलेटर को रिस्क लेना अच्छा लगता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं थोड़े जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ वो ठीक हो जाएगी। और आर्बिट्रेजर जो है वो दो मार्केट के अंदर जो डिफरेंस चल रहा है वहां से फायदा उठाने के चक्कर में रहता है। अब बेटा दो तरह के डेरिवेटिव होते हैं, एक होता है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव और दूसरा एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बेटा दो तरह के होते हैं। पहला ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब ये है कि ये ऑफ एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज के ऊपर नहीं होते हैं। तो जैसे आपने दो पार्टी के बीच में प्राइवेटली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड ओवर द काउंटर बिकॉज दे आर प्राइवेटली नेगोशिएटेड। ए और बी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम जो है गोल्ड 3 महीने के बाद में 60,000 रुपए का खरीदेंगे, 100 ग्राम गोल्ड। तो ये जो है ओवर द काउंटर है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज का कोई लेना देना नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट, ये इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये टेलर मेड होते हैं। ए और बी आपस में मिल करके जो भी इनकी सेटिंग बन रही है, टाइम को लेकर के, क्वांटिटी को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, वो इनकी आपस की सेटिंग है, टेलर मेड है। ओवर द काउंटर मार्केट जो होती है बेटा वो अनकंट्रोल्ड होती है, अनरेगुलेटेड होती है और बहुत इसके अंदर बहुत कम रूल होते हैं, क्योंकि ए और बी आपस की सेटिंग है इनकी। इसमें ना तो कहीं स्टॉक एक्सचेंज है ना कहीं सेबी है, कोई नहीं है। बी ने मना कर दिया ए डूब जाएगा, ए ने मना कर दिया बी डूब जाएगा। तो दो पार्टी आपस में मिल करके इनकी आपस की साठगांठ है, जो भी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जैसे ए मान लो एक किसान है, तो ए की फसल खड़ी है, तो ए ने बी कोई मान लो कोई ट्रेडर है, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं जो अपनी 2 एकड़ के अंदर जो गेहूं खड़ी है उसको 2000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से देने का वादा करता हूँ। तो ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज कहीं नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये प्राइवेटली नेगोशिएटेड होता है, टेलर मेड होता है कि मैं 2 एकड़ में जो गेहूं खड़ी है वो 2000 रुपए के हिसाब से आपको इस पर्टिकुलर मार्केट में 3 महीने बाद दे दूंगा। ये अनकंट्रोल्ड होती है, अनरेगुलेटेड होती है, कोई इसमें रेगुलेशन नहीं है सेबी वगैरह का, और इसमें बहुत कम रूल होते हैं।
दूसरा होता है बेटा एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव क्या होते हैं? जो ट्रेडेड होते हैं स्पेशलाइज्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज। एक्सचेंज के ऊपर एक स्पेशल डेरिवेटिव का एक पोर्शन बना होता है। एक तो आपके सिंपल जो शेयर डिबेंचर होते हैं डेरिवेटिव स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और एक डेरिवेटिव का अलग से इंडाइस बना होता है, उसमें अलग से रेट आते हैं डेरिवेटिव्स के। तो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि एक्सचेंज के द्वारा डिफाइंड होते हैं। तो एक्सचेंज इनको रेगुलेट करती है। एक स्टैंडर्ड टाइम होता है इनका, स्टैंडर्ड टाइम के लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए, सब कुछ इसमें स्टैंडर्डाइज होता है। तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी डेरिवेटिव एक्सचेंज मार्केट है वो कोरिया की एक्सचेंज मार्केट है, जहां पे डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। बेनिफिट क्या है बेटा डेरिवेटिव के? एक तो आपका रिस्क कम हो जाता है। अब वही रिस्क था ना, जैसे कि आप एक्सपोर्टर जो था उसको रिस्क लग रहा है बेचारे को कि डॉलर जो है कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, तो आप अपना रिस्क कम कर सकते हो किसी और के साथ डील करके। दूसरा आपका रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। अब एक्सपोर्टर को जो रिस्क लग रहा था डॉलर के लिए, वो उसने किसको ट्रांसफर कर दिया? बी को। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब बेटा जब भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डेरिवेटिव के अंदर, तो आपको डिलीवरी लेनी जरूरी नहीं होती। डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस के ऊपर खेलते हो। दूसरा ये है कि आपको स्टार्टिंग के अंदर पूरा अमाउंट जमा नहीं करवाना होता, आपको सिर्फ मार्जिन मनी जमा करवानी होती है बस। मान लो आपने 10,000 शेयर लेने हैं, एक शेयर 100 रुपए का है, वैसे तो आपको 10 लाख रुपए चाहिए, बट डेरिवेटिव मार्केट के अंदर क्या होता है, आपको 10% ही अमाउंट सबमिट करवाना होता है और आप कॉन्ट्रैक्ट बुक करवा सकते हो। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही कम है। इनहेंस द प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस। बेटा डेरिवेटिव मार्केट जो है, आप डेरिवेटिव मार्केट के बेस पे ये पता कर सकते हो कि रियल मार्केट कहाँ जा रही है। अब मान लो एक कंपनी है XYZ, उसका शेयर आज 100 रुपए का है, और हर आदमी डेरिवेटिव के अंदर क्या कर रहा है, इस कंपनी को 120 रुपए का खरीद रहा है 3 महीने के लिए, कि 3 महीने बाद 120 रुपए का खरीदने का वादा करता हूं। तो इसका मतलब क्या पता लग रहा है आपको कि हर आदमी क्या सोच रहा है कि इसका शेयर ऊपर जाने वाला है, 120 रुपए का होने वाला है। तो इससे प्राइस डिस्कवरी की पता लगती है। मार्केट मूवमेंट क्या हो रही है इससे पता लगता है। अब मान लो सेंसेक्स को लेकर के, BSE का जो सेंसेक्स है उसको लेकर के सब लोग बैट लगा रहे हैं, स्पेकुलेटर कह रहे हैं कि ये 55,000 हो जाएगा 3 महीने के बाद, तो मार्केट मूवमेंट का पता लग रहा है। तो स्पेकुलेटर आपको थोड़े सिग्नल देते हैं कि मार्केट कहाँ जा रही है। तो डेरिवेटिव एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे आप रिस्क से बच सकते हो, रिस्क ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम लगती है और आपको मार्केट की मूवमेंट का पता लगता है। अब बात करते हैं बेटा डेरिवेटिव कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला डेरिवेटिव है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड डेरिवेटिव, दूसरा है फ्यूचर, फिर है ऑप्शन और फिर है स्वैप। अब फॉरवर्ड मैं आपको पहले बता देता हूँ। फॉरवर्ड और ऑप्शन जो है ये दोनों के दोनों ओवर द काउंटर है। ओवर द काउंटर मतलब एक्सचेंज के ऊपर ये ट्रेडेड नहीं होते, एक्सचेंज इसमें कुछ नहीं करती। और फ्यूचर और स्वैप जो है वो एक्सचेंज से रिलेटेड होते हैं, एक्सचेंज के ऊपर इन दोनों को चलता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। डेरिवेटिव का जो एक सबसे सिंपल टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, एक्सपोर्टर वाला और एक फार्मर वाला, ये दोनों के दोनों एग्जांपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल हैं। इसके अलावा आप गोल्ड से रिलेटेड, कमोडिटी से रिलेटेड जितने भी करते हो आप, वो सारे के सारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि आपको एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर, पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप और पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आप अपनी कमोडिटी बेचोगे। अब क्या होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी कमिट करती है, वादा करती है खरीदने का, और अदर पार्टी वादा करती है सेल करने का एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस एट ए स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर। वही जो मैंने आपको बताया, ए बी से वादा करता है कि मैं आपको 1000 किलो चावल 3 महीने के बाद इस पर्टिकुलर जगह पे इस पर्टिकुलर प्राइस पे देने का वादा करता हूं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब टेलर मेड है। ये टेलर मेड का मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये
दो पार्टीज के बीच में उन्होंने खुद ही डिसाइड किया है टाइम क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगी और रेट क्या होगा। और ये जो है ओवर द काउंटर है, मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डील नहीं होता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की एक खास बात है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर नॉट डेल्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो इसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं। एक पार्टी अगर मना कर दे तो दूसरा कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको मान लो इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करना है तो भी आपको उसी पार्टी के पास जाकर के रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देखो बेटा, ये एक फार्मर है, फार्मर के पास 500 kg वीट पड़ा है और वो क्या करता है, 3 महीने के बाद में उसको जो 500 kg वीट है वो बन के तैयार हो जाएगा, खेत में अभी कच्चा खड़ा है। तो इसको फार्मर को डर लग रहा है कि 40 रुपए, आज मान लो 40 रुपए रेट है, 3 महीने बाद 40 होगा कि नहीं होगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं सेल करने का वादा करता हूं 500 kg वीट एट द रेट 40 रुपी पर kg आफ्टर 3 मंथ। किसको? ब्रेड मेकर को। और ब्रेड मेकर को क्यों करता है इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? ब्रेड मेकर क्या करेगा, ब्रेड मेकर ने बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किस्म से। आज मान लो 40 रुपए रेट है, तो ब्रेड मेकर को ये लग रहा है कि कहीं कल को 60 रुपए ना हो जाए, तो इसलिए वो क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है 40 रुपए में लेने का, कि अगर ज्यादा हो गया तो उसको नुकसान ना हो जाए। तो 3 महीने के बाद में जो भी रेट होगा उस रेट के ऊपर देखा जाएगा। तो 500 किलो जो वीट है वो 20,000 के हिसाब से फार्मर जो है वो ब्रेड मेकर को दे देगा। ब्रेड मेकर 20,000 रुपए फार्मर को दे देगा। डिलीवरी इसमें हो जाती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिलीवरी होती है। ऐसा नहीं है कि आप डिलीवरी नहीं करोगे, 3 महीने के बाद आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी। अब इस केस में देखो, अगर अब तो चलो 40 रुपए के हिसाब से ये चल गया, अगर रियल में अगर देखोगे आप, 40 रुपए में देने का वादा किया था किसान ने बेचने का, और ब्रेड मेकर ने 40 रुपए में लेने का वादा किया। तो इसने सेल करने का वादा किया, इसने बाय करने का। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर 3 महीने के बाद रियल में अगर 50 रुपए रेट हो जाए तो किसको नुकसान हुआ? फार्मर को नुकसान हुआ 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, क्योंकि रियल में तो 50 रुपए रेट चल रहा है और इसने बेचने का वादा कितने का किया है? 40 रुपए। और अगर रियल में रेट 30 रुपए हो जाए तो फिर किसको नुकसान हुआ? ब्रेड मेकर को। तो नुकसान से बचने के लिए बेटा आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये रियल में 3 महीने के बाद में आपको 500 kg वीट ब्रेड मेकर को देना पड़ेगा। ब्रेड मेकर को 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। डिलीवरी होगी इसके अंदर। इसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपनी वैल्यू कहां से निकाल रहा है? 3 महीने के बाद जो वीट का रेट होगा वहां से आ रही है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है बेटा? प्रॉब्लम ये होती है काउंटर पार्टी रिस्क होता है। अगर ब्रेड मेकर मना कर दे लेने से तो क्या करेगा? दूसरा, ये यूनिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपस में फार्मर और ब्रेड मेकर के बीच की सेटिंग है, प्राइस क्या होगा, डेट क्या होगी, ये सारी की सारी बातें ये खुद ही करते हैं। तीसरा, ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डील नहीं होते, ये आपस में सेटिंग होती है। चौथा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम क्या है? काउंटर पार्टी रिस्क होता है सबसे पहले। दूसरा, एक्सपायरी के ऊपर डिलीवरी देनी पड़ेगी आप। तीसरा, अगर आपको रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फिर आपको उसी पार्टी के पास वापस जाना पड़ता है जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो महंगा लगाएगा फिर उसको। रिस्क मैंने आपको बता दिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। पहला है क्रेडिट रिस्क, क्या दूसरी पार्टी के पास पैसे भी हैं देने के लिए या नहीं है, अगर मना कर दे तो कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा, ऑपरेशनल रिस्क, क्या दूसरी पार्टी डिलीवरी भी करेगी या नहीं, डिलीवरी नहीं करोगे तो क्या करोगे, और अगर वो डिलीवरी एक्सपेक्ट ना करे तो। तीसरा, लिक्विडिटी रिस्क, क्योंकि अगर मान लो एक पार्टी मना करते तो दूसरी काउंटर पार्टी आप कहां से ढूंढोगे, तो इसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है। बेटा जो बायर होता है वो लॉन्ग पोजीशन लेता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन लेना, मतलब ही वांट्स टू बाय। शॉर्ट पोजीशन लेना मतलब ही वांट्स टू सेल। अगर मान लो ए है, ए ने शॉर्ट पोजीशन ले ली, इसका क्या मतलब है कि ए क्या करना चाहता है? सेल करना चाहता है। स्पॉट प्राइस का मतलब क्या होता है बेटा? जो मार्केट में रेट चल रहा है फिलहाल उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस।
अभी मान लो गोल्ड का जो रेट चल रहा है वो 49,000 चल रहा है, वो हो गया स्पॉट प्राइस। फॉरवर्ड प्राइस या डिलीवरी प्राइस क्या होगा, जिस दिन आप डिलीवरी दोगे, आपने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 3 महीने के बाद जो रेट होगा दैट विल बी कॉल्ड, जिस रेट के ऊपर आपने देने का वादा किया है दैट विल बी कॉल्ड फॉरवर्ड प्राइस या डिलीवरी प्राइस। अब बात करते हैं बेटा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बेटा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होते हैं, बट इनमें फर्क क्या होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडेड होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था दो पार्टीज के बीच में टेलर मेड होते हैं, उनके बीच की आपस की सेटिंग है, स्टैंडर्डाइज नहीं होता कुछ भी। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, सब कुछ स्टैंडर्डाइज होता है कि आपको 1 महीने का करना है, 2 महीने का या 3 महीने का, और लास्ट थर्सडे को इसकी डीलिंग होती है, और प्राइस पहले से डिसाइड होता है, जगह पहले से डिसाइड होती है, और लॉट कितने का उठाओगे वो भी डिसाइड होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें कंट्रोल नहीं होता, सेबी वगैरह कोई कंट्रोल नहीं करती। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सेबी का पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो फायदा नुकसान है वो जब लास्ट डे जब आप डिलीवरी दोगे उसी दिन पता लगेगा, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डेली बेसिस के ऊपर क्या चल रहा है वो आपको पता लगता है। डेली बेसिस के ऊपर आपका फायदा नुकसान आपके खाते में ऐड होता रहता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेटा डिलीवरी देनी ही पड़ती है आपको, वो जो गोल्ड वाला और हमने जो व्हीट वाला किया था ना, तो डिलीवरी देनी पड़ेगी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी देने का चक्कर नहीं होता, जितना भी आपका रेट का डिफरेंस है आप वो पे कर दो, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। तो ये कुछ डिफरेंस होते थे फॉरवर्ड और फ्यूचर में। तो फ्यूचर ज्यादा स्टैंडर्डाइज है, फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, फ्यूचर के अंदर सब कुछ स्टैंडर्डाइज होता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हम स्टैंडर्डाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कह देते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं होता, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होता है, इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को स्टैंडर्डाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इट इज ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन क्या होते हैं, क्वांटिटी स्टैंडर्डाइज होती है, क्वालिटी स्टैंडर्डाइज होती है, डिलीवरी डेट और प्रोसीजर कहाँ पे किस डेट के ऊपर करोगे, प्राइस क्या होगा, सब कुछ स्टैंडर्डाइज होता है। टाइप्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग हो सकती है, जब आप शेयर के साथ डील करते हो दैट इज कॉल्ड स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग। जब आप गोल्ड के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर या और चीजों के अंदर करते हो दैट इज कॉल्ड कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग। तो ये जो होगी बेटा शेयर वाली उसको बोलते हैं स्टॉक फ्यूचर, कमोडिटी वाली को बोलते हैं कमोडिटी फ्यूचर। और जब आप स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को लेकर के बेस बनाते हो दैट इज कॉल्ड इंडेक्स फ्यूचर। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जैसे बीएससी का सेंसेक्स है, उसको लेकर के आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 6 महीने के बाद वो 60,000 सेंसेक्स चला जाएगा, वो हम इसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स। अब बेटा फ्यूचर जो है कॉन्ट्रैक्ट उसकी क्लोजिंग कैसे होती है। फॉरवर्ड की तो मैंने आपको बताया था जैसे गोल्ड की और उनकी है, अगर फॉरवर्ड में आप करते हो तो आपको डिलीवरी देनी पड़ती है और लास्ट में जाकर के आप उसको डील करते हो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेटा जो होते हैं वो एक्सपायरी तक नहीं रखे जाते। मान लो आपने 3 महीने की एक्सपायरी का बोला था कि 3 महीने के बाद मैं ये गोल्ड आपका जो है वो ले लूंगा, बट वो एक्सपायरी तक आप रखोगे नहीं, बल्कि उससे पहले ही आप उसको खत्म कर दोगे। और अगर आपने एक्सपायरी तक रख दिया तो वो डिलीवरी आपको देनी पड़ेगी, बट डिलीवरी वाले जो केस जो है वो 2 या 3% ही होते हैं, बाकी 98-97% क्या होता है पहले ही वो एक्सपायर होने से पहले उसको क्लोज कर देते हैं। जब भी आप किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर रहे हो तो आपको डिलीवरी देने की जरूरत नहीं होती। डिलीवरी तो बेटा 2 या 3% ही केसों में होती है, बाकी जो है वो नेट डिफरेंस जो है वो सेटल हो जाता है। भी आपने गोल्ड जो है वो 60,000 रुपए में लेने का वादा किया था, अभी गोल्ड जो है वो बेटा 58,000 रुपए का चल रहा है, तो आपने 60,000 रुपए में लेने का वादा किया था, मार्केट में 58 का चल रहा है, तो इसका जो डिफरेंस है 2,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये खास बात है। टर्मिनोलॉजी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं। पहला है बेटा कॉन्ट्रैक्ट साइज। देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो आप कुछ भी करो, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेटा स्टैंडर्डाइज साइज होते हैं, तो आपको फ्यूचर जो है वो लॉट के अंदर उठाना होता है। जो भी शेयर या कुछ भी आप उठा रहे हो दे आर इन द मल्टीपल ऑफ लॉट्स। जैसे आप 100 शेयर का एक
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। 100 के बाद 200 शेयर, फिर 300 शेयर, फिर 4, ऐसे लोट में मिलेगा वो। तो अगर मान लो टाटा स्टील का लोट साइज 500 शेयर का है तो कम से कम 500 शेयर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, कितने पीरियड के लिए आप कर रहे हो। तो फ्यूचर जो है बेटा वो स्टैंडर्डाइज पीरियड के लिए होते हैं, या तो 1 मंथ के लिए, या 2 मंथ के लिए, या 3 मंथ के लिए। और एक्सपायरी डेट क्या होती है, हर मंथ की थर्सडे, लास्ट जो थर्सडे होता है बेटा वो इसकी एक्सपायरी डेट होती है। और अगर थर्सडे को कोई हॉलीडे है तो उससे पहले दिन वाला। तो ये खास बात होती है फ्यूचर की। इसके बाद बेटा स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब है, जिस प्राइस के ऊपर आपकी डील हुई है दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस। कॉस्ट ऑफ कैरी का क्या मतलब है कि जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, मान लो आपने 60,000 रुपए में गोल्ड लेने का वादा किया था और अभी करंट प्राइस 50,000 चल रहा है, तो ये जो डिफरेंस है 10,000, ये कैरिंग कॉस्ट है। ये 3 महीने तक आपने उसको कैरी करके चले, उसकी कॉस्ट होगी, दैट इज कॉल्ड कैरी कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड करंट प्राइस। अब बात आती है बेटा मार्जिन की। अब मार्जिन समझने से पहले बेटा मैं आपको ये बता दूं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है। देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बेटा क्या होता है, मान लो आपने रिलायंस के 500 शेयर का वादा कर लिया, एक शेयर 100 रुपए का है, तो कितने हो गए, 50,000 रुपए हो गए। 50,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 3 महीने के बाद 500 शेयर 100 रुपए के हिसाब से बेचूंगा रिलायंस की। ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको 50,000 रुपए जमा करवाने की जरूरत नहीं है, आप जो है इसका 10% जो है मार्जिन जमा करवा दो, इसको बोलते हैं मार्जिन मनी। तो 50,000 का 10% हो गया 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए तो ए जमा करवा देगा अपने ब्रोकर को, और इधर 5,000 रुपए बी जमा करवा देगा अपने ब्रोकर को। और डेली बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शन देखी जाएगी। मान लो आपने 3 महीने का वादा किया था कि मैं 3 महीने के बाद ये शेयर बेचूंगा, तो डेली बेसिस के ऊपर रेट देखे जाएंगे। मान लो अगले दिन रेट 101 रुपए हो गया, तो 1 रुपए का आपको फायदा हो गया, क्योंकि आपने 100 रुपए में बेचने की बात कही थी, आज 1 रुपए में बेचने की बात, 1 रुपए फायदा हो गया आपको। तो 500 शेयर के ऊपर 500 रुपए आपके इस अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से डेली बेसिस के ऊपर आपकी सेटलमेंट होती रहेगी, और लास्ट में 3 महीने से पहले अगर आपको खत्म करना है तो उस दिन जो रेट होगा उसके हिसाब से आप सेटलमेंट कर लो। तो दैट इज कॉल्ड मार्जिन, द अमाउंट विच यू आर डिपॉजिटिंग टू द ब्रोकर इन द वेरी स्टार्टिंग। द मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ मनी that must be deposited with the clearing house or the broker, both buyer and seller, in the margin account. तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर हो जाती है, भी कोई भी भागेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा परफॉर्म होगा। तो इससे रिस्क जो है कम हो जाता है। अब बेटा इनिशियल मार्जिन क्या होता है, स्टार्टिंग में जो आप डिपॉजिट करवाते हो वो होता है 10%। मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है बेटा, एक ऐसा मिनिमम लेवल जिससे नीचे मार्जिन कभी नहीं जाना चाहिए। जैसे आपने 5,000 रुपए जमा करवाए थे, तो 5,000 में से ये मान लो 75% जो है लगभग वो मार्जिन मेंटेनेंस माना जाता है, कि 4,000 से कम कभी नहीं होगा। वेरिएशन मार्जिन, ये जो आप 5,000 और 4,000 के बीच में जो डिफरेंस है, जो 25% का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन मार्जिन, जो एडिशनल मार्जिन आपको पूरा करना पड़ेगा 5,000 तक। और मार्जिन कॉल क्या है, जब भी आपका अकाउंट मेंटेनेंस से कम हो जाता है तो आपको मार्जिन कॉल करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन कॉल गैप करने के लिए। मान लो 5,000 रुपए आपने इनिशियल जमा करवाए और आपके अकाउंट में अब रह गए 4,000 रुपए, तो अब 1,000 रुपए और मंगवा रहे हो आप ए और बी दोनों से, तो उसको बोलते हैं मार्जिन कॉल। तो मार्जिन का गेम चलता है बेटा, हर डेली बेसिस पे मार्जिन होता है। अब फॉरवर्ड में और फ्यूचर में फर्क क्या क्या है। फॉरवर्ड भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, बट इनमें फर्क क्या है। क्या ये एक्सचेंज के ऊपर होते हैं, फॉरवर्ड नहीं होता, फ्यूचर होता है, एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है। स्टैंडर्डाइज होते हैं, फॉरवर्ड स्टैंडर्डाइज नहीं होता, फ्यूचर स्टैंडर्डाइज होता है। इनका टाइम, इनका प्लेस, इनका साइज, इनका प्रोसीजर सब। क्लियरिंग हाउस की कोई गारंटी होती है, फॉरवर्ड में कोई गारंटी नहीं होती, फ्यूचर में गारंटी होती है। मार्जिन मनी और डेली सेटलमेंट किस में होती है, मार्जिन पेमेंट आपको फ्यूचर में नहीं होनी होती और डेली सेटलमेंट भी नहीं होती। फ्यूचर के अंदर डेली सेटलमेंट होती है और आपको मार्जिन मनी भी डलवानी पड़ती है। ट्रांसपेरेंट मार्केट किस में होती है,
फॉरवर्ड मार्केट ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहाँ बहुत रिस्क होता है क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होती। फ्यूचर मार्केट जो है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। मार्क टू मार्केट डेली बेसिस के ऊपर आपकी सेटलमेंट होती है, नहीं फ्यूचर में डेली बेसिस के ऊपर आपकी सेटलमेंट होती है कि आप डिलीवरी से पहले आप इसको क्लोज कर सकते हो, फॉरवर्ड में आप इसको क्लोज नहीं कर सकते, फ्यूचर में तो मोस्टली पहले ही ये बंद हो जाता है। प्रॉफिट और लॉस जो है आपको डेली बेस पे पता लग जाते हैं, रियलाइज हो जाते हैं, फॉरवर्ड में नहीं होते, फ्यूचर में हो जाते हैं। तो ये बेटा डिफरेंस थे फॉरवर्ड और फ्यूचर में। अब बात करेंगे बेटा ऑप्शंस की। अब बात करेंगे ऑप्शन की। ये तीसरी तरह का आपका डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव का एक टाइप है और ये थोड़ा सा कम रिस्क होता है इसके अंदर। अगर आप देखें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने जो किया था उसमें आपका जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है आपको। मान लो आपने गोल्ड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 2 मंथ्स के बाद गोल्ड आपसे लूंगा 60,000 में। अब देखो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, 60,000 में गोल्ड लेने की बात हुई थी और अगर मार्केट में रेट मान लो 40,000 हो गया तो 20,000 रुपए का नुकसान हो गया पर 10 ग्राम में। तो यहाँ लॉस बहुत ज्यादा होता है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होता है और लॉस भी अनलिमिटेड होता है। तो इस चक्कर से बचने के लिए आप ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ऑप्शन जो है वो ट्रेडर बहुत लाइक करते हैं ऑप्शन को रिस्क कम करने के लिए। तो इसके अंदर आपका जो है जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है और जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। वो अभी आपको बताऊंगा मैं। ऑप्शन जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि आपके पास ऑप्शन है, तो आप चाहो तो उस ऑप्शन को यूज कर सकते हो, चाहो तो यूज ना करो। ऑप्शन है आपके पास यूज करने का, यूज करना चाहते हो तो कर लो, नहीं यूज करना तो ना करो। सो यू हैव द राइट टू यूज योर ऑप्शन। इसके एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट आर ऑप्शन? ऑप्शन भी एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कि जो होल्डर होता है जिसने ऑप्शन लिया है, जो जिस पार्टी ने वो ऑप्शन खरीदा है उसके पास ऑप्शन होता है बाय या सेल करने का स्पेसिफाइड क्वांटिटी को ऑफ द एट ए पर्टिकुलर प्राइस और बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो आप क्या करते हो, जो आपने जो ऑप्शन खरीदा है आप उसके होल्डर बन गए, तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने बाइंग का ऑप्शन खरीदा है तो बाय करने का, सेल करने का ऑप्शन खरीदा है तो सेल करने का आपके पास ऑप्शन होता है। ये आपके पास राइट है कि आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर बेचोगे। तो ऑप्शन का मतलब क्या है? यहाँ ऑप्शन का मतलब है कि जिसने वो ऑप्शन खरीदा है उसके पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो उसको यूज करे, वो उसका राइट है, उसको यूज करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता तो ना करे। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि दो तरह के ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन जो है दो तरह के ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि आपने ऑप्शन खरीदा है, बाय करने का ऑप्शन खरीदा है आपने कि आप कोई सिक्योरिटी 2 महीने के बाद बाय करोगे, ये आपका ऑप्शन है। पुट ऑप्शन सेल करने का ऑप्शन खरीदा है आपने कि आप 2 महीने के बाद कोई प्रॉपर्टी सेल करोगे, ये ऑप्शन आपने खरीदा है। वो बेचनी है नहीं बेचनी आपकी मर्जी है, नहीं बेचनी तो कोई दिक्कत नहीं है, बेचनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, आपने कॉल ऑप्शन ले लिया, इसका मतलब आपने किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को बाय करने का ऑप्शन ले लिया। अगर आप चाहते हो उसको बाय करना तो बाय कर लो, नहीं चाहते तो ना करो। अगर आप नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपको वो दूसरी पार्टी को वो बेचनी ही पड़ेगी, आपको खरीदने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इसी तरह जो पुट ऑप्शन होता है बेटा, पुट ऑप्शन क्या होता है? सेल करने का ऑप्शन, कि आपने कोई प्रॉपर्टी ए ने बी के साथ वादा किया कि ए बी को 100 शेयर बेचेगा 3 महीने के बाद। तो वो डिपेंड करता है कि जो मार्केट में रेट क्या चल रहा है। अगर ए को फायदा हो रहा है फिर तो बेच देगा, नहीं फायदा हो रहा तो नहीं बेचेगा। अगर ए बेचता है तो बी को खरीदना ही पड़ेगा, अगर ए नहीं बेचता तो बी कुछ नहीं कर सकता, जो एक छोटा सा मार्जिन मनी होता है वो ही रह जाएगा बस। एग्जाम्पल देखो बेटा, दो तरह के ऑप्शन मैंने आपको बताई दिए, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन।
कॉल ऑप्शन के अंदर बायर के पास राइट होता है, बट ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है, वो यूज करे तो करे, नहीं ना करे। क्या ऑप्शन है बाय करने के लिए? पुट ऑप्शन क्या होता है? आपके पास राइट है सेल करने का, बट ऑब्लिगेशन नहीं है। ये मैंने आपको पहले बता दिए। दो तरह के ऑप्शन बेटा कंट्री वाइज भी होते हैं, यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन और अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन। यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी के ऊपर एक्सरसाइज होते हैं, मतलब एक्सपायरी डेट के ऊपर ही आपको वो डील होंगे। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन जो होते हैं वो टाइम की मैच्योरिटी से पहले भी आप उनको एक्सरसाइज कर सकते हो, कंप्लीट करवा सकते हो। ये मेन डिफरेंस होता है यूरोपियन में और अमेरिकन में। यूरोपियन एक्सपायरी डेट पे सेटल होंगे, अमेरिकन एक्सपायरी डेट से पहले सेटल हो जाएंगे। अब आप एग्जांपल देखो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कॉल ऑप्शन का एग्जांपल देखो। कॉल ऑप्शन मैंने आपको बताया बाय करने का ऑप्शन होता है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आप कोई प्रॉपर्टी बाय करोगे। जैसे 100 रिलायंस शेयर 300 रुपए के हिसाब से आपने बाय करने का ऑप्शन दिया है 3 महीने बाद में, तो आपने ये खरीद लिया ऑप्शन, कॉल ऑप्शन आपने खरीद लिया। ए ने ये ऑप्शन खरीद लिया कि मैं 100 रिलायंस के शेयर 300 रुपए के हिसाब से 3 महीने के बाद में खरीदूंगा। बी से ले लिया मान लो, तो ए ने ये ऑप्शन खरीद लिया है बेटा, ठीक है। और इसमें आपको पूरा अमाउंट नहीं देना होता, 25% प्रीमियम देना होता है। तो प्रीमियम 100 रुपए का शेयर है तो उसके हिसाब से 25 रुपए पर शेयर आपको दे देगा वो। प्रीमियम कितना है? 25 रुपए पर शेयर आपने जमा करवा दिया। तो टोटल 100 शेयर थे, तो टोटल आपने अमाउंट कितना खर्चा है? 2500 रुपए। इसका मतलब 100 शेयर जो थे 300 रुपए के हिसाब से आपने खरीदने की बात करी है 3 महीने के बाद में। अभी प्राइस कितने का चल रहा है? 250 रुपए का। तो इसका 10% जो है प्रीमियम आपसे लिया जाएगा। 10% प्रीमियम कितना हो गया? 25 रुपए पर शेयर। तो 25 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपसे प्रीमियम भरवा लिया। प्रीमियम का मतलब है बेटा कि अगर आप अपने ऑप्शन को छोड़ते हो तो ये आपको देना पड़ेगा दूसरी पार्टी। 250 रुपए का शेयर था, इसका 10% प्रीमियम बन गया 25 रुपए पर शेयर। 100 शेयर थे तो 2500 रुपए प्रीमियम अमाउंट बन गया। तो 2500 रुपए में आपने खरीदा है ये सारे का सारा जो लफड़ा आपने किया है। तो 300 रुपए क्या है? 3 महीने के बाद में आप खरीदोगे, दैट इज द स्ट्राइक प्राइस। 3 महीना क्या है? एक्सपायरी डेट। अब आपने ये ऑप्शन खरीद लिया बेटा कि मैं 3 महीने के बाद 100 रिलायंस के शेयर 300 रुपए में खरीदूंगा। अभी मार्केट में 250 रुपए का रेट चल रहा है। अब सपोज करो क्या हुआ, 1 महीने के बाद में ही मार्केट प्राइस कितना हो गया? 400। मार्केट में प्राइस कितने का चल रहा है? 400 रुपए का। आपने तो 300 रुपए में खरीदने की बात की थी, मार्केट में 400 का चल रहा है, तो बल्ले बल्ले होगी। 400 रुपए मार्केट में बेच दोगे आप, 300 रुपए आपने उसको देना है, तो 100 रुपए का फायदा हो रहा है आपको। आपको तो 300 में मिल रहा है ना। तो आप क्या करोगे? इस पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लोगे, उससे ले लोगे। तो 100 रुपए हर शेयर पे फायदा हुआ, 10,000 रुपए आपको फायदा हो गया। 2500 रुपए आपके प्रीमियम के लग गए थे, तो 7500 रुपए का आपको फायदा हो गया। ये फायदा होता है ऑप्शन के अंदर। अब बात करते हैं नुकसान की। आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, आपने वादा किया है कि मैं 3 महीने के बाद 100 शेयर लूंगा 300 रुपए के हिसाब से 3 महीने के बाद। सपोज करो 1 महीने के बाद में मार्केट में रेट हो गया 200 रुपए। अब आप तो 3 महीने की कह रहे हो, 1 महीने बाद में 200 रुपए हो गया, तो 3 महीने बाद तो और कम हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बाय करोगे या नहीं करोगे। अब आपको घाटा हो रहा है तो आप ये ऑप्शन छोड़ दो कि मैं ये ऑप्शन नहीं लेता। तो घाटा हो रहा है तो आपके पास ऑप्शन होता है लेना या नहीं लेना। फायदा हो रहा है फिर तो आपने लेना ही लेना है। अब यहाँ फायदा हो रहा था फिर आपने ले लिया, यहाँ घाटा हो रहा है तो आप ये ऑप्शन नहीं ले रहे। तो आपको नुकसान क्या होगा अगर ये ऑप्शन आप नहीं लेते? तो ये जो आपने 2500 रुपए दिए हैं ये आपको लॉस हो जाएगा। आप छोड़ के भाग जाओ, 2500 रुपए बी के पास पड़े रहेंगे, वो अपना करता रहेगा जो कुछ करना है उसको। तो दैट इज द कॉल ऑप्शन। अब बात करते हैं बेटा पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है सेल करने का। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं 100 रिलायंस के शेयर
ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं 100 रिलायंस के शेयर 300 रुपए के हिसाब से 3 महीने के बाद बेचूंगा। अभी मार्केट में रेट चल रहा है 250 रुपए और इसको डर लग रहा है कि कहीं 3 महीने के बाद रेट और कम ना हो जाए, तो ये 300 रुपए में बेचने की बात कर रहा है। तो इस 250 रुपए का 10% जो है वो प्रीमियम बन जाएगा 25 रुपए पर शेयर। 100 रुपए के हिसाब से 100 शेयर 25 रुपए के हिसाब से हो गया 2500 रुपए। ये अमाउंट हो गया प्रीमियम अमाउंट जो आपको देना होता है अगर आप ऑप्शन का यूज नहीं करते। अब आपने 300 रुपए में शेयर बेचने की बात की है बेटा, आपने ये राइट खरीद लिया। इस राइट को खरीदने का अमाउंट कितना है? 2500 रुपए। इस पुट ऑप्शन को खरीदने का कितना अमाउंट है? 2500 रुपए लग गया आपके जेब पे। 1 महीने के बाद में ये रेट हो गया 200 रुपए। अब देखो यहां आपने 300 रुपए में बेचने की बात की थी, मार्केट में 200 रुपए का रेट चल रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको तो फायदा हो रहा है ना, मार्केट में 200 रुपए का रेट है, आपने 300 रुपए में बेचने की बात की है तो आप बेच दो। तो आपको 300 माइनस 200 100 रुपए का फायदा हो गया। 100 शेयर है 10,000 रुपए का फायदा हो गया। 2500 रुपए आपके लग गए थे स्टार्टिंग में, तो 7500 रुपए का फायदा हो गया। तो जब फायदा होता है तब बेच दो या खरीद लो, नहीं फायदा हो रहा तो आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि आपके पास राइट है कि आपने नहीं लेना। अब आपने वादा किया था कि मैं 100 शेयर 300 रुपए के हिसाब से 3 महीने के बाद बेचूंगा। पुट का मतलब बेचूंगा। बेचने का आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 2500 रुपए दे करके। अब 1 महीने बाद में ही मार्केट में प्राइस हो गया 300 रुपए या कह लो 400 रुपए। अब आपने तो 300 रुपए में बेचने की बात की थी, मार्केट में 1 महीने बाद ही 400 रुपए रेट हुआ पड़ा है, 2 महीने बाद तो और बढ़ जाएगा, तो आपको तो नुकसान हो रहा है। तो अब ये आपने जो राइट खरीदा है इसको आप छोड़ दो कि भैया मैं जो बेचने का वादा किया था मैं अब इसको छोड़ रहा हूं। ये आपका राइट था बेचने का, ऑब्लिगेशन नहीं है। तो आपको नुकसान क्या होगा? ये जो आपने 2500 रुपए दिए थे ये आपको नुकसान हो गया। बस मैक्सिमम नुकसान बेटा प्रीमियम का ही होता है इसमें, इसलिए ये रिस्क कम होता है इसमें। अब बात आती है स्वैप्स की। चौथी तरह का डेरिवेटिव है बेटा। पहले हमने किया था फॉरवर्ड, दूसरा हमने किया था फ्यूचर, तीसरा हमने किया था ऑप्शन। ऑप्शन बहुत बढ़िया था। चौथा है स्वैप। स्वैप का क्या मतलब होता है बेटा? अदला बदली कर लेना। तो जब भी आप कोई अदला बदली करते हो, 2 तरह की अदला बदली हो सकती है। एक तो एक्सचेंज रेट को लेकर के, एक्सचेंज रेट स्वैप होता है। एक होता है करेंसी स्वैप, कि 2 देशों की आपस में करेंसी जो है वो उसका रेट जो है वो आगे पीछे हो रहा है तो आप बदल सकते हो। तो स्वैप क्या होता है? 2 काउंटर पार्टीज जो होती हैं, ए और बी 2 पार्टीज हैं, ये आपस में एक एग्रीमेंट करती हैं जिससे कि वो क्या करती हैं, अपने कैश फ्लो को एक्सचेंज कर लेती हैं कि इन्होंने जो कैश फ्लो देना है, इंटरेस्ट रेट का चक्कर है सारा, तो इन्होंने जो कैश फ्लो देना है ए जो है बी का देगा, बी ए का देगा, तो इन्होंने कैश फ्लो को एक्सचेंज कर लिया। मोस्ट ऑफ द स्वैप जो होते हैं बेटा वो ओवर द काउंटर होते हैं। तो पहले जो मैंने आपको बताया था वो थोड़ा गलत बताया था कि फॉरवर्ड और स्वैप जो होते हैं वो ओवर द काउंटर होते हैं, और फ्यूचर और आपके जो ऑप्शन होते हैं ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं। इसको ध्यान रखना। 2 पार्टीज आपस में कर रही हैं, इसको ओवर द काउंटर बोलते हैं। फ्यूचर एक्सचेंज मार्केट के ऊपर भी ट्रेड होते हैं। 2 तरह के स्वैप होते हैं बेटा, इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी स्वैप। 2 देशों के बीच में जो करेंसी का डिफरेंस है उसको बोलते हैं करेंसी स्वैप, और जो इंटरेस्ट रेट के कारण डिफरेंस है, जब 2 पार्टियां आपस में अपनी चेंज करती हैं इंटरेस्ट रेट, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है बेटा? इसमें एक कंपनी जो है वो पहले फिक्स इंटरेस्ट रेट के हिसाब से दे रही थी, अब वो फ्लोटिंग रेट के हिसाब से रिसीव करना चाहती है। तो दोनों कंपनियां आपस में क्या करती हैं, एक्सचेंज कर लेती हैं अपनी अपनी लोन को। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि ए जो है, ए ने लोन लिया है बैंक से। ए ने लोन जो बेटा लिया वो लिया, 2 तरह की इंटरेस्ट रेट होती है बेटा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और फिक्स इंटरेस्ट रेट।
फ्लोटिंग मतलब जो चेंज होती रहेगी मार्केट के हिसाब से, फिक्स मतलब जो फिक्स रहेगी। तो ए ने लोन ले लिया बेटा फिक्स रेट के हिसाब से, फिक्स रेट है 10%, और इधर बी ने भी बैंक से लोन ले लिया, वो ले लिया बेटा फ्लोटिंग रेट के हिसाब से, वो ले लिया 12% के हिसाब से। तो अब बी को यूं लग रहा है कि मेरे को फिक्स रेट के हिसाब से लेना चाहिए था, और ए को लग रहा है कि फिक्स रेट तो ठीक नहीं है, फ्लोटिंग रेट के हिसाब से लेना चाहिए था, कल को रेट आगे पीछे हो जाए तो मेरे को फिक्स क्यों भरना पड़ेगा। तो अब ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ए जो है वो बी का लोन भर देगा, और बी जो है वो ए का लोन भर देगा। तो इसका मतलब बी जो पहले फ्लोटिंग रेट के हिसाब से चल रहा था वो फिक्स रेट के हिसाब से चलना चाहता है, और बी जो फिक्स रेट के हिसाब से चल रहा था फ्लोटिंग रेट के हिसाब से चलना चाहता है। तो इन दोनों ने 10 लाख का लोन लिया, तो लोन तो इनका सेम ही है अमाउंट। तो अब ये क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस बनता है फ्लोटिंग रेट के हिसाब से और फिक्स रेट के हिसाब से, वो ये आपस में एडजस्ट करते रहेंगे। दैट इज कॉल्ड स्वैप। जब आप अपने लोन का जो अमाउंट है उसको किसी दूसरी पार्टी के साथ फिक्स और फ्लोटिंग के हिसाब से चेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप। फ्लोटिंग रेट जो है बेटा लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट होती है, लिबोर बोलते हैं इसको, लंदन के हिसाब से जो रेट चलती है उसको ऑफर रेट बोलते हैं। दूसरा हमारे इंडिया के अंदर मिबोर है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, ये जो ऑफर रेट होती है इसको हम फ्लोटिंग रेट बोलते हैं। ये एनएससी की वेटेड एवरेज रेट होती है। करेंसी स्वैप क्या होती है, जिसमें आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ही एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो। इसको क्योंकि इसमें फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आ रही है, इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे अमेरिका है, अमेरिका को मान लो जहां अमेरिका में डॉलर चल रहा है और यूरोप की कोई कंट्री है वहां पाउंड चल रहा है, तो इसको कोई लोन लेना है, यूरोप की कोई कंट्री को अमेरिका में लोन लेना है, अमेरिका की किसी कंट्री को यूरोप में लोन लेना है, तो यहाँ डॉलर और पाउंड जो है वो आपस में एक्सचेंज करके ये स्वैप मार लेते हैं, दैट इज कॉल्ड करेंसी स्वैप। तो ये भी काफी पॉपुलर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, आपने इतने अच्छे ढंग से सुना, थैंक यू सो मच।